नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा से हम निरंतर एकार्थक शब्दों का अध्ययन इस कक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। उम्मीद है कि समान प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं उनमें एक सूक्ष्म अंतर हम सुस्पष्ट कर रहे हैं और उसके आधार पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बिंदु के अनुसार उन तमाम उदाहरणों को यहां पर देखने का प्रयास किया और उदाहरणों के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो वाकई में समान प्रतीत होते हैं और समान अर्थ देते हुए भी उसमें कुछ सूक्ष्म अंतर जो है सुस्पष्ट होता है। ऐसे कई उदाहरणों को देखा और देखते हुए हमने उनको जांच कर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि किस प्रकार से उनमें अंतर जो है वो हो सकता है। उम्मीद है मित्रों कि ये बिंदु वाकई में आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लगातार इनको पढ़ते रहे। उम्मीद है कि जहां से भी राजस्थान के जिस भी जिले से या जिस भी जगह से आप जुड़े हैं इस कक्षाओं के माध्यम से, इस कक्षाओं तक आप जो है एक भिन्न प्रकार का अध्ययन जो है अलग अलग बिंदु हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार और भी कक्षाएं हैं, उन सभी से जो है वो आप एक अच्छी कक्षाओं का अध्ययन यहाँ पर कर पा रहे होंगे। तो देखिए मित्रों, सर्दी अधिक पड़ रही है और ये सर्दी जनवरी महीना जो है, जैसा कि हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके में कि जनवरी महीना जो है सबसे ठंडा रहता है। और एक चीज और है कि जनवरी महीने में आपका अध्ययन भी सुस्पष्ट तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है और सिटिंग पावर जो है इसमें बहुत अधिक रहती है। एग्जाम भी आपके सामने ही है और पढ़ने का भी एक उचित जो है वो मौसम है ये। इस समय आप अपनी सिटिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और लगभग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूटी के साथ में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मौसम का आप जो है फायदा उठाएं, लाभ लें और लगातार अध्ययन करते रहें ताकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपको सफलता जो है वो मिल पाए। उम्मीद करूंगा महाकाल से कि आपकी जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली है इसमें आप जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो पाए और अपनी जॉब पर लग पाए। तो लीजिए मित्रों, आज इसी बिंदु को और आगे बढ़ाते हुए हम एकार्थक शब्द से संबंधित कुछ और मैं यहाँ पर शब्द आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी भर्ती परीक्षाओं में इस बिंदु को और तरीके से मजबूत कर पाएंगे। तो दीजिए आज की कक्षा का आगाज करते हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है अपना एकार्थक शब्द। समानार्थी शब्द या समान प्रतीत होने वाले ऐसे शब्द जो बिल्कुल ही समान रूप से उनको प्रतीत होते हैं लेकिन इसमें एक सूक्ष्म अंतर के आधार पर हम वाकई में प्रयोग करते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है उनके अर्थ में। लीजिए, ये कुछ शब्द है: सहानुभूति, संवेदना, सहयोग, सहायता, पारिश्रमिक, वेतन, क्षमता, योग्यता, माप, नाप, जांच, परीक्षा, निद्रा और तंजा। ठीक है ना। तो ये देखिए, अध्ययन करते हैं, इसका प्रयास करते हैं। जैसे कि सहानुभूति और संवेदना बहुत ही अच्छा शब्द। देखो, सहानुभूति और संवेदना दोनों में समानता प्रतीत हो रही है कि संवेदना और सहानुभूति लगभग समान होगी, लेकिन वाकई में इनमें एक सूक्ष्म अंतर होता है और वही आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सहानुभूति मीन्स किसी के दुख को समझना या उसकी मदद करना किसी के दुख को समझना या मदद करना, ये सहानुभूति जताना होता है। क्या होता है? सहानुभूति की मेरी आपके प्रति सहानुभूति में उसके दुख को समझना, वो जो बात कह रहा है उसको भली बातें समझ कर, देख कर अच्छे से उसकी मदद करने का प्रयास करना, वो अपने आप में सहानुभूति कहलाएगी। और संवेदना व्यक्त करना में देखिए कि किसी के भी दुख के साथ किसी के दुख के साथ दुख प्रकट करना। तो ये एक सूक्ष्म अंतर रहता है, लेकिन हम कई बड़ी बात जो है सहानुभूति और संवेदनाओं को शायद समान प्रतीत मान लेते हैं या समान प्रतीति होती है। तो इन दोनों शब्दों को इस तरीके से जो है इसमें सूक्ष्म अंतर के दृष्टिकोण से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। फिर सहयोग। तो सहयोग का मतलब होता है परस्पर
योगदान, परस्पर किसी को योगदान देना, वो होता है सहयोग। और सहायता, सहायता करना मतलब सिर्फ एक पक्ष द्वारा, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की मदद, वो कहलाएगी सहायता। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो योगदान है और ये मदद है। सहायता अपने आप में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं, उसे हम मदद कहेंगे। ठीक है, फिर है पारिश्रमिक और वेतन। देखिए बहुत ही मिलते जुलते शब्द है ये, कि परिश्रम के आधार पर पारिश्रमिक और वेतन, इन दोनों में ही क्या अंतर है। बहुत ही बेहतरीन शब्द है, कई बार ये जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनमें एक बारीकी अंतर होता है, उसको किस प्रकार देखते हैं कि पारिश्रमिक मतलब कि निश्चित श्रम के बदले दी जाने वाली राशि। दी जाने वाली राशि। फिर है वेतन, मीन्स सेवा के लिए, सेवा के लिए या सेवा के बदले दी जाने वाली राशि। तो इस तरीके से वेतन में और पारिश्रमिक में ये यहां पर जो है डिफरेंस रहता है। फिर है क्षमता। अब क्षमता देखो, कार्य करने का सामर्थ्य है, कार्य करने का जो सामर्थ्य होगा वो कहलाएगा क्षमता में। और योग्यता जो है वो कार्य संपन्न करने का गुण, कार्य संपन्न करने का गुण, वो जो है अपने में इस क्षमता में और योग्यता में ये फर्क रहता है। ये गुण है और ये सामर्थ्य है। क्षमता क्या है, एक सामर्थ्य होता है, ठीक है ना, और योग्यता अपने आप में गुण में तब्दील हो जाती है। फिर है माप। अब देखिए माप में और नाप में क्या फर्क है। तो माप जो है वो हमेशा वजन या आकार को मापना, वजन या आकार को मापना, वो जो है अपने आप में माप कहलाएगा मित्रों। फिर है नाप। नाप हमेशा लंबाई या चौड़ाई को लेकर होता है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई जब मापेंगे तो वो जो है अपने आप में नाप कहलाएगी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जांच। जांच में देखो मित्रों, सच या झूठ की पड़ताल, सच झूठ की पड़ताल, वो कहलाएगी जांच, सच झूठ की पड़ताल। और फिर है परीक्षा। विषय वस्तु की जांच, ये जो है समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं और उनके अर्थ में किस प्रकार से जो है वो अंतर हम कर सकते हैं कि वाकई में समान दिखने वाले शब्दों में भी किस प्रकार से जो है वो अंतर निकलकर सामने आता है, एक सूक्ष्म अंतर निकलकर सामने आता है। उनको हम किस प्रकार से इन शब्दों को जो वाकई में बची परीक्षाओं के लिए विशेष तौर से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। दो शब्द यहां पर रिमेनिंग है, देख लेते हैं इन्हें भी। जैसे कि देखिए
शब्द है यहां पर निंद्रा, एक शब्द है निंद्रा, और फिर दूसरा शब्द है तंद्रा। निंद्रा और तंद्रा। अब देखिए निंद्रा का मतलब है आराम से सोना, आराम से सोना। जब आप अपना कार्य पूर्ण तरीके से, आपका जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब आप अपना कार्य पूरी तरीके से कर लेते हैं और अब आपको पता होता है कि मुझे पूरी रात बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के मुझे सोना है, तो वो निंद्रा होगी, नींद में हो जाना, मतलब कि आराम से सोना। और एक शब्द निकल के आता है तंद्रा, मतलब कि कुछ समय के लिए जब हम सोते हैं तो उसे कहते हैं ऊंघना। क्या कहते हैं? ऊंघना, वो आएगी तंद्रा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये डिफरेंस आता है। देख लें इन शब्दों को, जो वाकई में आपकी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। इनके शाब्दिक अर्थों का ज्ञान आपको होना चाहिए। सेम दिखते हैं, समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में कुछ सूक्ष्म मंत्र होता है जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से ये शब्द जो है वाकई में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर देखिए निरक्षर, नेक्स्ट है निरक्षर। जिसे अक्षर ज्ञान न हो, जिसे पढ़ना लिखना ना आए, वो निरक्षर होगा। ठीक है ना? जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर ज्ञान न हो। और अशिक्षित मीन्स किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की शिक्षा न पाई हो। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निरक्षर में और अशिक्षित में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? फिर है पत्नी, मतलब कि अपनी विवाहित स्त्री, विवाहित स्त्री। फिर है स्त्री यानी सामान्य औरत, सामान्य औरत। फिर है महिला मीन्स एक भद्र स्त्री, भद्र स्त्री को हम यहां पर महिला कह सकते हैं। तो देखो पत्नी में, स्त्री में और महिला में इतना डिफरेंस होता है। इसको बड़ी ही बारीकी से आपको देखना होगा और एक सूक्ष्म मंत्र यहां पर सुस्पष्ट करना होगा। फिर है परिणाम, किसी काम का नतीजा, किसी काम का नतीजा क्या कहलाएगा? परिणाम कहलाएगा। और फर्म, फल, काम या घटना का
भोग, वो क्या है? फल है। क्या है? फल। इसके कर्मों का ये भोगता है, ठीक है, तो वो फल कहलाएगा। और परिणाम अपने आप में किसी भी काम करने का जो नतीजा हमें प्राप्त हुआ है, तो जो रिजल्ट कहते हैं उसे हम, वो परिणाम कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें अपन डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखिए, पारितोषिक और पुरस्कार बहुत ही मिलते जुलते शब्द है ये, पारितोषिक और पुरस्कार, लेकिन इसमें डिफरेंस है। हमें देखना होगा कि पारितोषिक कब दिया जाता है और पुरस्कार कब दिया जाता है। पारितोषिक का शब्द का प्रयोग हम कहां, कौन सी स्थिति में करेंगे, और पुरस्कार का जो है शब्द का हम प्रयोग कहां और किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पारितोषिक मीन्स विजय या सफलता प्राप्ति पर, विजय या सफलता प्राप्ति पर। पुरस्कार, पुरस्कार जो है सेवा के सेवा करने पर, सेवा करने पर सेवा करने पर जो है आप पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है दोनों पारितोषिक में और पुरस्कार में। फिर है आपके सामने प्रणाम, फिर आपके सामने प्रणाम, नमस्कार और नमस्ते। देखो तीनों कंडीशन जैसी है, प्रणाम भी क्या है, नमस्ते क्या है, नमस्कार क्या है, इन तीनों में हम डिफरेंस करेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से जो हमारे साथ में रहते हैं और हम इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं, सामान्यतः करते हैं, लेकिन इनमें भी किस प्रकार का डिफरेंस हो सकता है, कौन सा अंतर हो सकता है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रणाम बड़ों को, प्रणाम हमेशा बड़ों को होता है। फिर है नमस्कार, बड़ों को या बराबर वालों को, या बराबर वालों को। ठीक है। फिर है नमस्ते, तो नमस्ते जो है हम सभी को कर सकते हैं, नमस्ते हम सभी को कर सकते, छोटा हो बड़ा हो कोई, सभी को नमस्ते कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, निरक्षर, अशिक्षित, पत्नी, स्त्री, महिला, परिणाम, फल, पारितोषिक, पुरस्कार, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। और अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द और विशेष है यहां पर, इनको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, शब्द है यहां पर पहला बुद्धि। क्या है? बुद्धि। और फिर है ज्ञान। फिर है यहां पर भाषण। फिर है अभिभाषण। और फिर है संभाषण। अब देखिए, बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि में और ज्ञान में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए, बुद्धि निश्चय या निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि, विवेक भी कह सकते हैं हम। अच्छे या बुरे की जानकारी जो है हमारे विवेक से लगाते हैं, विवेक अर्थात बुद्धि, कि आप कहां पर निश्चय करना है, कहां पर निर्णय लेना है, कहां पर अच्छा साबित होना है, कहां पर बुरा साबित होना है, कौन सी कंडीशन में या अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति। ये जो इन दोनों में जो हम डिफरेंस कर पा रहे हैं या निश्चय कर पा रहे हैं, वो अपने आप में क्या है? बुद्धि है, वो विवेक है आपका, ठीक है ना। अब ज्ञान, ज्ञान जो है उसमें क्या होगा?
कि संपूर्ण जो भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है तो उसमें संपूर्ण जानकारी में वो आ जाएगा, उसे हम ज्ञान कहेंगे, उसे हम कहेंगे संपूर्ण जानकारी। ओके, बुद्धि और ज्ञान में ये डिफरेंस रहता है। फिर आपके सामने भाषण। तो भाषण करना, अभिभाषण करना और संभाषण करना, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, भाषण करना अपने आप में वक्तव्य, कथन आप लिखते हैं वो भी भाषण में आएगा, या व्याख्यान करना, क्या करना? व्याख्यान। तो वक्तव्य या व्याख्यान जो है ये अपने आप में भाषण कहलाएगा। अभिभाषण, अभिभाषण में शब्द आएगा विद्वतापूर्ण भाषण। विद्वतापूर्ण भाषण जो होता है वो अपने आप में अभिभाषण होता है। तो होता है संभाषण, जो सामान्य तौर पे हम जो वार्तालाप करते हैं वो अपने आप में क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष शब्द थे यहां पर, जो मैंने यहां पर आपके समक्ष जो है समान प्रतीत होने वाले शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसमें सूक्ष्म अंतर, जो समान प्रतीत होने वाले शब्द उनमें किस प्रकार से सूक्ष्म अंतर रह सकता है और कौन कौन से वो भेद है, इसको भी यहां पर हम देख पा रहे हैं। देखने से फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से मित्रों यहां पर हमने देखने का प्रयास किया। अब हम आगे चलते हैं और भी कुछ विशेष शब्दों के साथ, जो यहां पर आपको एक विशेष जानकारी जो है प्राप्त हो पाए। महाशय, अब आता है शब्द महाशय। महाशय मीन्स सभ्य व्यक्ति। सभ्य व्यक्ति के लिए महाशय शब्द जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। महानुभव यानी अत्यधिक आदर भाव, अत्यधिक आदर भाव। अत्यधिक आदर भाव से हम जो है किसी के प्रति अत्यधिक आपका आदर भाव है तो उसके लिए महानुभव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है एक शब्द होता है महोदय। एक शब्द होता है महोदय। तो महोदय के लिए देखिए एक शब्द होता है महोदय। तो महोदय कोई बड़ा है, कोई बड़े हैं, या कोई अधिकारी है, तो अधिकारियों के लिए आप महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग डिफरेंस होता है, महा से महानुभव, महोदय, ठीक है ना। फिर है वीरता। अब वीरता मीन्स शारीरिक बहादुरी। क्या होगा? शारीरिक बहादुरी जो है वो वीरता में आएगी। शौर्य, हिम्मत एवं बहादुरी का विशिष्ट गुण।
हिम्मत एवं बहादुरी का विशिष्ट गुण जो है अपने आप में शौर्य में आएगा। और साहस मीन्स मानसिक हिम्मत, मानसिक हिम्मत, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं इनको कि वीरता में, शौर्य में और साहस में क्या डिफरेंस रहता है। फिर आपके सामने शिक्षा। शिक्षा मतलब कि सीखने हेतु, सीखने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाएगी, सीखने हेतु। और फिर है विद्या। विद्या होगी शिक्षा सीखने के लिए और विद्या ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु। तो इस प्रकार से देखो शिक्षा में और विद्या में भी कितना डिफरेंस रहता है। हम इन दोनों को एक जैसा मान ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा सीख है और विद्या ज्ञान है, ठीक है। फिर है सभ्यता और संस्कृति। देखिए सभ्यता, सभ्यता मतलब कि भौतिक रहन सहन का तरीका, और संस्कृति मीन्स रीति रिवाज और संस्कार संबंधी, और संस्कार संबंधी। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सिविलाइजेशन और कल्चर। फिर है समाचार। अब समाचार अपने आप में खबर कहलाते हैं। समाचार अपने आप में खबर, जो खबर होगी वो समाचार कह सकते हैं उसे। सूचना, जानकारी, सूचना मीन्स जानकारी, और संदेश मीन्स प्रेषित जानकारी, जो भेजी गई जानकारी है उसे हम क्या कहेंगे, संदेश। तो इस तरीके से देखिए समाचार खबर है, सूचना एक जानकारी है, और संदेश किसी को भेजा जाता है, प्रेषित जानकारी जो वो संदेश में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों ही समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं, लेकिन इनमें कुछ बारीकी अंतर रहता है जिसे हम यहां पर हम समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं जिसमें और शब्द हैं, इनको देखने का प्रयास करते हैं हम। समय की स्पेस नहीं है इस वजह से। देखिए अब साधन, एक शब्द है यहां पर साधन। शब्द है यहां पर साधन, और एक है माध्यम। फिर है सेवा, और फिर है शुश्रूषा। ओके, इनमें देखिए क्या डिफरेंस रहेगा। साधन मीन्स किसी की सहायता से कार्य करना, किसी की सहायता से कार्य करना साधन। और माध्यम किसी के द्वारा, किसी के द्वारा कार्य करना, वो माध्यम कहलाएगा। कार्य करना वो माध्यम कहलाएगा। फिर है सेवा, बड़े या गुरुजनों की, बड़ों या गुरुजनों की सेवा
और शुश्रूषा रोगी की। इस तरीके से हम यहां पर इन शब्दों को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द हैं और विशेष जो यहां पर एकार्थक शब्द को और मजबूती प्रदान करते हैं और आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये शब्द जो है बेहतरीन साबित हो सकते हैं। देख रहे हैं मित्रों इनको, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने यहां पर काफी बेहतरीन शब्द हम देख चुके हैं और जो वाकई में एकार्थक शब्द शब्दों को और मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ शब्दों के साथ, जिसमें एक देखिए आपके सामने शब्द स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता हमेशा व्यक्ति की होती है, किसकी? व्यक्ति की। और स्वाधीनता हमेशा देश की होती है, ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता व्यक्ति की रहेगी और स्वाधीनता जो है वो देश की रहेगी। फिर है श्रम और आवास। तो श्रम हमेशा शारीरिक होता है। क्या होता है? शारीरिक। अगर आप कोई मेहनती कार्य कर सकते हैं वो शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। श्रम जो है वो शब्द सिर्फ और सिर्फ शारीरिक कार्य के लिए होता है, ठीक है ना, श्रम शब्द। और आवास, आवास होता है मानसिक। फिर है निरीक्षक, यानी व्यवसाय की देखभाल, व्यवसाय की देखभाल। और परीक्षक विषय वस्तु की गुणवत्ता, विषय वस्तु की गुणवत्ता, ठीक है ना। तो ये निरीक्षक और परीक्षक में डिफरेंस रहता है। एक मित्रों मैंने अभी एक योग्यता और समाचार, ये जांच और परीक्षा, एक शब्द था यहां पर जो परीक्षा शब्द है, यहां पर देखिए आप परीक्षा शब्द देख पा रहे होंगे। इस परीक्षा शब्द की थोड़ी सी देख लें आप। परीक्षा में हमेशा जांच का मतलब तो होता है सच झूठ की पड़ताल, और परीक्षा योग्यता की जांच होगी। किसकी? योग्यता की जांच। इस चीज को थोड़ा सा देख ले आप, करेक्शन कर ले यहां पर, योग्यता की जांच, ठीक है ना। तो परीक्षक, मैंने बताया परीक्षक विषय वस्तु की गुणवत्ता, और परीक्षा जो है वो योग्यता की जांच कहलाती है, ठीक है ना। आपके समक्ष ये चल रहा है टॉपिक। मैंने बात की निरीक्षक की, मतलब कि व्यवसाय की देखभाल करना, निरीक्षण करना। परीक्षक मतलब कि विषय वस्तु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए परीक्षक शब्द जो है वो उपयुक्त रहेगा। अब है हंसी। हंसी मतलब कि विनोदपूर्ण, विनोद मतलब कि मनोरंजन के साथ, विनोदपूर्ण, विनोदपूर्ण। और मजाक है स्वाभाविक रुचि, स्वाभाविक रुचि जो है वो मजाक कहलाएगी, स्वाभाविक रुचि, ठीक है। फिर है ठोकर और धक्का। अब देखिए शब्द निकल कर आ रहे हैं सामने आपके, ठोकर और धक्का। ये शब्द है ठोकर और एक शब्द है यहां पर धक्का। तो ठोकर जो है वो हमेशा पैर से दी जाती है। किससे दी जाती है? पैर से। पैर से
दी जाती है, और धक्का हाथ या कंधे से मारा जाता है। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो ये कुछ और विशेष शब्द है जिसको आप देख लें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों यहां पर एकात्मक शब्दों का अध्ययन हमने किया। भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से जो समान प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं और उनके अर्थ में जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर एक सूक्ष्म अंतर निकलकर सुस्पष्ट होता है। उन सभी प्रकार के ऐसे शब्द जो वाक्य में परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं, उन शब्दों को हमने लिया और उनमें बारीकी अंतर को सुस्पष्ट करते हुए हमने जाना कि एकात्मक शब्द जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं एक व्यवहारिक हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से। उम्मीद है मित्रों कि आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी और ये एकात्मक शब्द जो है यहां पर आपके इस बिंदु का बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो मित्रों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए बिंदु के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।